पेरेंट तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेरेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली पेरेंट बात करेंगे यहाँ पे कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 सामाजिक विज्ञान का जो आपका क्वेश्चन पेपर है। तो इस क्वेश्चन पेपर के अपन यहाँ पे सॉल्यूशन कवर करने वाले हैं। पेरेंट आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी देर बाद आपकी एग्जाम है। टोटल 23 क्वेश्चन इस पेपर में, ठीक है। यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको, देखो टोटल यहाँ पे 23 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देख लेने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे टोटल अपने 23 क्वेश्चन, देखो दीर्घोत्तरात्मक 23 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देख के जाइए एक बार एग्जाम से पहले जरूर। हर एक प्रश्न का आंसर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को आंसर और क्वेश्चन दोनों देख के जाने हैं परीक्षा से पहले, ठीक है। ध्यान से देखिएगा पेरेंट। कुछ क्वेश्चन अपन ने पिछले वीडियोस में सॉल्व भी कर लिए थे, तो एक बार फिर से उनको देख लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोगों को प्रश्न और उत्तर पता होंगे तो आप लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे ना। अगर मान लीजिए प्रश्न पता है, उत्तर पता ही नहीं है, तो वहाँ पे लिखोगे क्या? कुछ नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को देखो। अगर वैसे तो मैं 2x में बोलता हूँ, अगर मान लीजिए धीरे बोल रहा हूँ तो आप लोग 2x में कर लीजिए, 2 से 3 बार देखिए, आंसर्स आपको याद हो जाएंगे वैसे ही। देखो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दो। पहला है कि गांधी जी द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। कब हुआ था पेरेंट? 1932 में, सन 1932 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, समूह है 77 G7 में, ठीक है, कौन से देश संगठित होते हैं पेरेंट? तो कौन से देश संगठित होते हैं? तो यहाँ पे आप लोग कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा पेरेंट? इसका विकसित देश, ठीक है, डेवलपमेंट कंट्रीज। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था पेरेंट स्पिनिंग जेनी का आविष्कार? तो ये हो जाएगा आपका जेम्स हारग्रीव्ज ने, ठीक है। इस तरीके से आपको इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे कर लेना है। अगला प्रश्न देखना पेरेंट। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा रेशा गोल्डन फाइबर है? तो जूट हो जाएगा आपका इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा पेरेंट? जूट हो जाएगा इसका। अगला देखना है यहाँ पे क्या है पेरेंट कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण देश की तकनीक का आविष्कार किस में हुआ था? तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन कर लेना, चीन में हुआ था, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देखें क्योंकि अपन यहाँ पे इंग्लिश में आंसर भी देखने वाले हैं। भोपाल झील का निर्माण कौन सी शताब्दी में करवाया गया था? तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इसमें 9वीं शताब्दी, ठीक है। और जो आप लोग जो है ना, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है ना, तो 480 कर लीजिए वीडियो की क्वालिटी, या फिर 720 कर लीजिए ताकि आपको एकदम क्लियर यहाँ पे दिखाई देगा। जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? जिला प्रमुख होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चीफ। और निम्न में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो यहाँ पे गेहूं कर लीजिए आप लोग इसमें। और भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी पेरेंट? तो इसमें कर लीजिए आप लोग यहाँ पे विनोबा भावे ने। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? मैंने पूछा था इस क्वेश्चन का आंसर आपसे, लेकिन आपने अधिकतर स्टूडेंट ने बताया भी है, तो राइट बताया है कि झूम कृषि कहते हैं भैया उसको, ठीक है। और रिक्त स्थान वाले देख सकते हो कि श्रीलंका सन कब मतलब वो आज़ाद हुआ था? तो यहाँ पे आप 1948 कर लीजिए इसमें, ठीक है। और लोकतंत्र नागरिकों में किसको बढ़ावा देता है? समानता को पेरेंट। किसको बढ़ावा देता है? समानता, इक्विलिटी आप लिख लेना इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, ठीक है, इक्विलिटी। और पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके एकत्रित किया जाता है, क्या एकत्रित किया जाता है भैया? पानी, ठीक है, वाटर, WATER। रबी की फसल की किस मौसम में बोई जाती है? तो ये सर्दी के मौसम में, ठीक है। किस मौसम में? सर्दी, यानी विंटर, WINTER, विंटर में, ठीक है। अति लघुत्रात्मक प्रश्न देख लेते हैं हम अपन। देखो कैलीग्राफी क्या है? व्हाट इज कैलीग्राफी? व्हाट इज कैलीग्राफी? तो देखते हैं अपन कैलीग्राफी क्या है। तो कैलीग्राफी सुंदर, सजावटी और कलात्मक लेखन का अभ्यास होता है। कैलीग्राफी इज द आर्ट ब्यूटीफुल डेकोरेटिव एंड आर्टिस्ट हैंड राइटिंग, ठीक है, ये कर लो। अगला प्रश्न देखना, भारत में सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है? विच द लार्जेस्ट गैस पाइपलाइन इन इंडिया? तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, यह भारत की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण गैस पाइपलाइन है। हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट गैस पाइपलाइन इन इंडिया, ठीक है, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखना, गठबंधन या मोर्चा किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीन्ड बाय ए कोलिशन और एलायंस, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या करोगे? तो लिख लो यहाँ पे कि जब विभिन्न दल या समूह एकजुट होकर सरकार बनाने या किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गठबंधन या मोर्चा। यानी कोलिशन और एलायंस इज व्हेन डिफरेंट पार्टीज और ग्रुप्स कम टुगेदर टू फ्रॉम ए गवर्नमेंट टू अचीव ए कॉमन गोल, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न का आंसर कर लीजिए। अगला प्रश्न देखना पेरेंट, यहाँ पे पारदर्शी प्रक्रिया से क्या आशय है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस? तो इस प्रश्न का आंसर कैसे करोगे? लिख लो यहाँ पे कि ट्रांसपेरेंट प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी कार्य खुले और स्पष्ट रूप से किए जाते हैं। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रेफर टू ए प्रोसेस इन विच ऑल एक्शंस आर कंडक्ट ओपनली एंड क्लियरली, ठीक है, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देख लेना आप लोग, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है फ्रेंड? देखो द्वितीय क्षेत्र से आपका क्या अभिप्राय है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेकेंडरी सेक्टर? तो देखो यहाँ पे लिख लो, इसमें क्या लिखोगे कि यह क्षेत्र कच्चे माल को तैयार करके उत्पादन में बदलने वाले उद्योगों को दर्शाता है, जैसे विनिर्माण और निर्माण। सेकेंडरी सेक्टर रेफर्स टू इंडस्ट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म न्यू रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड सच ए मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना कि वाणिज्य कृषि के मुख्य लक्षण बताइए। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर? तो देखो इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे अपन लोग?
तो यहाँ पे लिख लीजिए बाजार के लिए उत्पादन, उच्च तकनीक और उपकरणों का उपयोग, फसल का बड़े पैमाने पर उत्पादन, निर्यात पर जोर। इंग्लिश में लिख लीजिए मैन फीचर्स ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ मार्केट पर्पज, यूज ऑफ एडवांटेज टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट, लार्जेस्ट स्केल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, फोकस ऑन एक्सपोर्ट। ठीक है, ये अगला देखना यहाँ पे मानव विकास सूचकांक क्या है, व्हाट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, व्हाट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इस प्रश्न का आंसर कैसे करोगे कि यहाँ पे देखो कि HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI है एक मापदंड है जो किसी देश की शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और जीवन स्तर को मापता है। इंग्लिश में भी आंसर नोट कर लो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ए मेजर ऑफ कंट्री एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखना प्रश्न, एक प्रश्न छोड़ दिया अपन ने, किस शासन की व्यवस्था में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित रहती है, तो ये छोड़ दिया था। तो इस प्रश्न का आंसर भी यहाँ पे देख लो कि लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा और अधिकार सबसे अधिक सुरक्षित होते हैं। डेमोक्रेसी इंसेक्योर टू मैक्सिमम सिक्योरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल डिग्निटी एंड राइट्स। ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न देखना प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न देख लेते हैं अपन। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, शब्द सीमा 50 शब्द। मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं, व्हाट इज मेंट बाय सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो इस प्रश्न का आंसर कैसे करोगे आप लोग, तो लिख लो यहाँ पे कि मौसमी बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जो किसी देश विशेष मौसम या मौसमी बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। यह आमतौर पर कृषि क्षेत्रों में होती है जहाँ फसल की कटाई या बुआई के समय क्या होता है प्रश्न, समय काम होता है और बाकी समय लोग बेरोजगार रहते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू टाइप टू अनएम्प्लॉयमेंट दैट ऑस्क्योर ड्यू टू चेंज इन सीजनल और क्लाइमेट कंडीशन। इट इज टिपिकली सीन in agriculture sector where works is available during planting or harvesting seasonal but people remain unemployment during the off season। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखना प्रश्न यहाँ पर क्या है कि कपास उत्पादन के लिए कोई 2 आवश्यक दशाएं बताइए। मेंशन 2 इसेंशियल कंडीशन फॉर कॉटन प्रोडक्शन। तो देखो इस प्रश्न का आंसर कैसे करोगे आप लोग, और प्रश्न कमेंट में बताइएगा यार क्या इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इस वीडियो को देखते हैं या नहीं देखते हैं। ठीक है, क्योंकि यार आप इंग्लिश में भी आपके लिए आंसर तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आंसर तैयार करने में बहुत मेहनत लग जाती है यहाँ पे। ठीक है, समझ सकते हो आप लोग। और बाकी जो है अगर देखते हो तब तो इंग्लिश में आंसर आपके लिए आगे भी तैयार किए जाए, नहीं तो फिर क्या क्यों मेहनत करें यार, अगर जब आप इंग्लिश मीडियम वाले नहीं देखते हो तो। देखो यहाँ पे कि उत्तम जलवायु यानी कपास को गर्म और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। सिंचाई की सुविधा, कपास की फसल को नियमित पानी की आवश्यकता होती है विशेषकर सूखा क्षेत्रों में। तो इसका इंग्लिश में क्या लिखोगे कि 2 इंस्टेंशियल कंडीशन फॉर कॉटन प्रोडक्शन क्या हो जाएंगी, पहली है आइडल क्लाइमेट और दूसरी है इरिगेशन फैसिलिटीज़। ठीक है, तो ये आप लोग इसमें लिख सकते हो पैर फ्रेंड। अगला प्रश्न देखना यहाँ पे क्या है कि विकास की धारणता का क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मेंट बाय द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो इस प्रश्न का आंसर कैसे करोगे, देखो यहाँ पे कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें आज के विकास की जरूरतों को भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों की कीमत पर पूरा नहीं किया जाता। इसमें पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का संतुलन सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना आप लोग इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखना प्रश्न यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे कि गिल्ड से आप क्या समझते हैं इसके कार्य लिखे। ठीक है, गिल्ड से आप क्या समझते हैं इसके कार्य लिखे। ठीक है, तो देखते हैं अपन, देखो गिल्ड से अपन क्या समझते हैं, इसके कार्य भी अपने को यहाँ पे बताने हैं। तो देखो बताते हैं अपन यहाँ पे कार्य। एक सेकंड प्रश्न, पेन अपना गायब हो गया क्या, कहाँ गया पेन अपना, एक सेकंड। ठीक है, पेन ले लेते हैं यार बढ़िया सा। ठीक है, यहाँ पे अपन रेड कलर वाला लेते हैं इस बार। देखो तो गिल्ड्स से देखते हैं अपन क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं। तो गिल्ड्स व्यापारिक संगठनों का समूह था जो मध्यकालीन यूरोप में विकसित हुआ। इसका उद्देश्य व्यापारियों और कारीगरों की सुरक्षा क्या था फ्रेंड, सुरक्षा जो था ना, कारीगरों की रक्षा करना, उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और व्यापार के मानकों का निर्धारण करना था। ठीक है, ये हो जाएगा। इंग्लिश में लिख सकते हो गाइडेंस फॉर एसोसिएट फॉर ट्रांसफॉर्म सरपेंट द डेवलपमेंट इन मेडिवल यूरोप। दियर पर्पज वाज टू प्रोटेक्ट टू राइट द ट्रेंडर्स एंड आर्टिसंस, इंश्योर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड सेट ट्रेड्स स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न देखना फ्रेंड, कहाँ है अपना अगला क्वेश्चन, ये रहा क्या कि स्थायी वन क्षेत्र क्या है समझाइए। स्थायी वन क्षेत्र क्या है समझाइए। व्हाट इज द परमानेंट, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन करो भैया इसको। तो करते हैं यहाँ पे, देखो स्थायी वन क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसे लंबे समय तक वन के रूप में बनाए रखने का निर्णय लिया जाता है। इसमें वनों का संरक्षण, प्रबंधन और उनका समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। कि परमानेंट फॉरेस्ट एरिया रेफर्स टू एरिया डिजाइन टू रिमेन फॉरेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म वेयर फॉरेस्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड या क्या है सस्टेनेबल यूज आर इंश्योर्ड। ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न देखना यहाँ पे क्या है, जल दुर्लभता के गुणात्मक पहलू का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द क्वालिटीज एस्पेक्ट ऑफ वाटर सेकेंडली। तो देखो इस प्रश्न का आंसर कैसे करोगे कि जल की दुर्लभता का गुणात्मक पहलू यह है कि पानी की उपलब्धता न केवल मात्रा के हिसाब से बल्कि पानी की गुणवत्ता के आधार पर भी प्रभावित होती है। प्रदूषण, जल स्रोतों का असमान वितरण
वितरण और जल संरक्षण की कमी पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। इंग्लिश में भी आप लोग अपना आंसर यहाँ पे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखना पेरेंट है कि किस देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उसका आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। तो देखो इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे अपन लोग, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी देश की आर्थिक स्थिति को मापने का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। इसके देश की आय निर्यात आयात और अन्य आर्थिक गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है। इंग्लिश में भी आप लोग अपना आंसर यहाँ पे नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो साइमन कमीशन भारत कब आया व क्यों आया, ठीक है, कब आया था भारत व क्यों आया था, तो देखो वो अपन बताते हैं अभी कि साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इसका उद्देश्य भारतीय संविधान में सुधार की सिफारिश करना था, लेकिन इस आयोग में भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था, जिससे भारतीयों में असंतोष और विरोध हुआ। और यहाँ पे आप इंग्लिश में भी अपना आंसर यहाँ पे देख सकते हो। अगला प्रश्न देख लेना पेरेंट आपका क्या है यहाँ पे, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड टू कम्युनलिज्म। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सांप्रदायिकता जो है वह एक भावना है जिसमें एक समुदाय का अपने धर्म, जाति या अन्य सामाजिक समूहों के प्रति विशेष पक्षपाती रवैया होता है, जिससे समाज में विभाजन और संघर्ष पैदा होते हैं। और इसका इंग्लिश में आंसर भी आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ जो है ना नोट कर सकते हो। अगला प्रश्न देखना पेरेंट आपका यहाँ पे कि अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं, व्हाट इज मेंट बाई अनस्प्लिटेड फॉरेस्ट, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर कैसे करोगे, तो लिख लो यहाँ पे कि अवर्गीकृत वन वे वन होते हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में किसी विशेष श्रेणी में वर्गीकृत नहीं होते, लेकिन इन्हें संरक्षण और उपयोग के लिए रखा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग इसमें लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखना पेरेंट यहाँ पे सहकारी समिति हो गया अपना, ठीक है। असंगठित क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मीन्ड बाई इनफॉर्मल सेक्टर। तो इस प्रश्न का आंसर कैसे करोगे, तो इस प्रश्न का आंसर करो आप लोग यहाँ पे सहकारी समिति का गठन छोटे और मध्यम वर्गीय लोगों के आर्थिक हितों की रक्षा और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह समिति सामूहिक रूप से अपने सदस्यों के लिए संसाधनों का बेहतर उपयोग और लाभ सुनिश्चित करती है। और इंग्लिश में भी आप लोग अपना आंसर जो है ना वो यहाँ पे नोट कर लेना। और अपन ने कौन सा देख लिया यार, मृदा अपरदन को रोकने के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। कौन सा आंसर पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। सहकारी समिति वाला पढ़ लिया। असंगठित से क्या तात्पर्य है, ये पढ़ लिया गया। असंगठित क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, ये नहीं पढ़ाना अपन ने, तो पढ़ लो इसको। असंगठित क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें कर्मचारी औपचारिक श्रम अनुबंधों के बिना काम करते हैं और इसमें कोई स्थिर या नियमित रोजगार नहीं होता। इंग्लिश में भी आंसर नोट कर लीजिए। अगला देखना क्या है अपना, मृदा अपरदन को रोकने के 2 कारणों का उल्लेख करना है अपने को, तो यहाँ पे कर देते हैं अपन भैया। पहला क्या है कि मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों और कृषि उत्पादकता की सुरक्षा के लिए, ठीक है, ये कर लीजिए आप लोग। अगला देखना संयुक्त उद्योग किसे कहते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय जॉइंट इंडस्ट्री। तो देखो अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि संयुक्त उद्योग वे होते हैं जिन्हें निजी सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा मिलाकर चलाया जाता है। जॉइंट इंडस्ट्री रेफर टू इंडस्ट्रीज दैट आर ऑपरेटेड जॉइंटली, ठीक है, बाय द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला देखना लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्हाट इज द पावर शेयरिंग नेसेसरी इन ए डेमोक्रेसी। तो इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखोगे कि सत्ता की साझेदारी से विभिन्न समुदायों के बीच सामंजस्य और स्थिरता सुनिश्चित होती है। यह लोकतंत्र को अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण बनाता है। पावर शेयरिंग इंश्योर हार्मोनी, ठीक है, एंड स्टेबिलिटी अमोंग डिफरेंट कम्युनिटीज, इट्स मेक डेमोक्रेसी मोर इंक्लूसिव एंड फेयर। ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ बताइए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेंस, ठीक है। तो इसका लिखो, क्या लिखोगे यार, लिख लो यहाँ पे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेंस मीन्स दैट एडल्ट सिटीजन हैव टू राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न देखना यहाँ पे क्या हो गया अपना, विनिर्माण वाला नहीं पढ़ाना अपन ने, विनिर्माण या वस्तु निर्माण से क्या आशय है। तो इस प्रश्न का आंसर भी लिख लो यार, कच्चे माल को तैयार उत्पाद में बदलने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन अपना, ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था समझाइए, ठीक है। 22वां प्रश्न है और इसके अथवा में भी है कि मनरेगा 2005 के क्या उद्देश्य हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं अपने शब्दों में लिखिए। और इसके अथवा में कि जब फ्रांस छींकता है तो शेष यूरोप को सर्दी लग जाती है, इस कथन को समझाइए, ठीक है। जब फ्रांस छींकता है तो शेष यूरोप को क्या लग जाती है, सर्दी लग जाती है। भारत के औद्योगिक विकास पर प्रथम विश्व युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ा। और इसके अथवा में कि भारत में किन्हीं 4 परमाणु या परमाणु ऊर्जा स्टेशनों के बारे में बताइए। तो इन सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 21 वाला था ना, ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था समझाइए, तो इसको समझा सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। ये आंसर नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर आराम से इसको पढ़ लीजिए। अब कुछ स्टूडेंट के भैया अथवा वाला ही बता दीजिए, तो अथवा वाला भी देख लो यार। आपका मनरेगा 2005 के उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना, ग्रामीण लोगों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना, इस तरीके से। वैश्वीकरण से क्या समझते हैं उसका आंसर आप लोग देख लीजिए। अथवा में भी है कि जब फ्रांस छींकता तो शेष यूरोप को सर्दी लग जाती। इस कथन का अर्थ है कि फ्रांस में होने वाली राजनीतिक या आर्थिक बदलावों का प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ता है,
ठीक है। और यहाँ पे ये नेक्स्ट प्रश्न भी आप देख सकते हो 23 क्वेश्चन का। आप पेरेंट कमेंट बॉक्स में बताइएगा यार आपकी नेक्स्ट वीडियो, आपकी नेक्स्ट एग्जाम जो है वो सैटरडे को कौन सी है, संस्कृत की है क्या, संस्कृत की वीडियो भी आपको चाहिएगा। ठीक है, वैसे तो संस्कृत बहुत ईजी सब्जेक्ट होती है। ये पहले तो ये बताइए आपको मैथ की चाहिए पहले या फिर आपको संस्कृत की चाहिए, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा, जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यार, बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बाकी पर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज में सी होश हम जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंट्स को बाय धन्यवाद, टेक केयर।